हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग मस्त खुश बिंदास होंगे, ठीक है। और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पहले जितने भी सारे लेक्चर हुए हैं आप उसको देख लिए होंगे। तो ये जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं सीटेट के लिए हम लोग का ये क्लास चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारा कंप्लीट चलेगा, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी कंप्लीट यहाँ पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। तो आप अगर इसके पहले का जितना भी वीडियो नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, फिर इसे देखें। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मापन और मूल्यांकन। आइए देखते हैं मापन और मूल्यांकन क्या होता है। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, मापन और मूल्यांकन क्या होता है। मापन हम उसे कहते हैं जब किसी बालक के या बालक को जो भी हम सिखाए हैं, जब किसी बालक को जो हम सिखाते हैं, सिखाने के पश्चात उसने उसमें कितना ज्ञान अर्जित किया या कितना सीखा है, इस बात का पता लगाने के बाद हम उसे अंक प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मापन। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है या मापन एक ऐसा साधन कह सकते हैं या ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान बालक द्वारा सीखे गए ज्ञान को हम अंक प्रदान करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मापन। जब किसी बालक को अध्यापक द्वारा कुछ सिखाया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ समझाया जाता है या कुछ बताया जाता है, फिर उसी का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है या इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि उसमें वो कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। जो उतना वो सीखा रहता है उसी को हम अंक प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, ठीक है। अब मूल्यांकन क्या कहता है कि जो सिखाया जाता है वो भी, जो नहीं सिखाया जाता वो भी, ठीक है, उस चीज़ को पता करना, ठीक है। जब किसी बालक को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके साथ सीखने के बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, उस परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है और जो सिखाया जाता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के पश्चात जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन। एक बार फिर से, जब किसी बालक को कोई चीज़ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, फिर उसका बालक का फिर हम करते हैं अध्ययन, और बालक का अध्ययन करने के पश्चात जो हमें चीज़ें पता चलती हैं कि उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो फिर उसी को हम क्या कहते हैं, अंक प्रदान करते हैं, तो उससे मापन करते हैं। और मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य मेन ये होता है कि जो चीज़ें हम बालक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बालक को जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ाने के बाद जब उसका मापन और मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बालक को जो चीज़ें हमने पढ़ाई, जो समझाई, जो बताई, वो उसमें कितना सीखा, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि बालक जो सीखा है, वो जो सिखाया गया है उसमें वो कितना ज्ञान अर्जित किया है, इस बात का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और उसके बाद जब हमको कारण का पता चलता है, कारण पता करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, फिर उसे पहले से बेहतर बनाने की हम कोशिश करते हैं अपने शिक्षण विधियों में, ठीक है। मापन और मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ये होता है कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया और कितना बाकी है। जितना ज्ञान बाकी है भी उसे अर्जित करने के लिए उस कारणों का पता लगाते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक रूप से कारण हो सकता है, या आर्थिक रूप से कारण हो सकता है, या बहुभाषिकता के रूप से होता है, या बहुसांस्कृतिक के रूप से हो सकता है, या समावेशी कक्षा के रूप से हो सकता है, किसी रूप में वो कारण हो सकता है। उस कारणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन। और कारण का पता लगा कर उसका क्या करते हैं, हम समस्या समाधान करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसे निर्देश देते हैं। निर्देश देने के बाद वो सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है, इसका देख रेख करके फिर उसका उपचार करते हैं। आइए तो समझते हैं मापन का अर्थ क्या होता है। मापन मुख्यतः आंकड़ा एकत्रित करने से संबंधित होता है। मापन का अर्थ होता है कि बालक ने कितना सीखा, एक आंकड़ा माप करना, ठीक है, आंकना कि वो कितना सीखा है, और इसी को अंक के रूप में प्रदान कर देना क्या कहलाता है, हमारा मूल्यांकन कहलाता है। और सीखने के बाद उसमें कितना परिवर्तन आया उसके साथ, और जो सीखा गया उसका भी करते हैं हम क्या, मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन में जो सीखा गया वो भी, जो नहीं सीखा गया, जो सीखा गया वो, और जो सीखने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, उन दोनों का अध्ययन करके जो हम रिजल्ट तैयार करते हैं हमारा क्या होता है,
मूल्यांकन होता है। बातें समझ में आई? आगे, मापन मुख्यतः आंकड़े एकत्रित करने से संबंधित होता है। विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य के परिणामों का अंकों के रूप में प्रदर्शित करना। विद्यार्थी द्वारा परिणाम जो सिखाए हैं, जो भी बालक कार्य किया, ठीक है, उसके कार्यों को, परिणामों को हम अंकों के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, तो उसे मूल्यांकन मापन कहते हैं। जैसे में ग्राम, मीटर, लीटर, ठीक है, ये सारे क्या हैं? हमारे मापन हैं। मापन जैसे मान लीजिए अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो वो कितनी दूरी है किलोमीटर में, एक अंक प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा सिलवाना हो, कपड़ा सिलवाने के लिए अगर हम दर्जी के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर हमारा पहले क्या करता है? नाप लेता है। नाप लेने के बाद लिखता है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मोटाई क्या है, ठीक है, कितना बाजू होना चाहिए, कितना पैंट की लंबाई होनी चाहिए, पैंट का मोहड़ी जोन वाला वो कितना हुई, ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या करना? पता नाप लेके उसको अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? हमारा मापन कहलाता है। मापन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, छोटा, ये सारे किस में आ जाएंगे? मापन में आएंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, पतला, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? मापन के अंदर। मापन समझ में आ गई? आइए भैया अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? जब कोई शिक्षक बालक का अध्ययन करता है फिर उसके पश्चात उसको अंक प्रदान करता है, उसे मापन कहते हैं। यह मात्रात्मक होता है। मापन क्या होता है? मात्रात्मक, जिसमें क्या है? भार भी आ सकता है, ठीक है, सेल्सियस, ये सारे क्या हैं? मात्रात्मक हैं, ठीक है, एक निश्चित मात्रा इसकी होती है। तो ये क्या हो गया भैया? मापन मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन देखिए, जब कोई शिक्षक बालक के व्यवहार के घटनाओं का अध्ययन करता है फिर उसके पश्चात उसकी व्याख्या करता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन जो भैया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे होता है इसके बारे में जान लीजिए। बालक के शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों पक्षों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन। बालक को आप जो सिखाएं, कितना सीखा और उसके बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन आए, दोनों पक्षों के व्यापक रूप से बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन। संपूर्ण विकास का अध्ययन करना ही मूल्यांकन करता है। संपूर्ण अध्ययन मतलब शैक्षिक। शैक्षिक का मतलब होता है जो पढ़ाया लिखाया गया हो। शैक्षिक, सहशैक्षिक, जो घर परिवार अपने समाज या पढ़ने के दौरान जो उससे शिक्षा ग्रहण करके जो उसमें परिवर्तन आए हैं, उन सभी पक्षों को, ठीक है, उन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। बातें समझ में आई? इसमें शारीरिक रूप, शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। बालक के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जब अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जो परिणाम निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया गया आकलन ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन। तो सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, इन सभी पक्षों को सृजन में कितना सीखा, कितना बाकी है, उसके व्यवहार में कितना चेंजेस आए, ठीक है, और क्या क्या और बेहतर हो सकता है, इन सभी पक्षों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद उसका जो रिजल्ट तैयार किया जाता है, जो परिणाम निकलता है, अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वही हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है, जो आकलन आता है। तो आपको मापन और मूल्यांकन समझ में आ गया। मापन होता है मात्रात्मक, मूल्यांकन होता है गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक मतलब उसमें विशेष गुण क्या हुए, पढ़ने के बाद जब बालक ने सीख लिया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, वही उसका क्या होता है? गुणात्मक होता है, ठीक है। उसके बोलने चालने में, उसके रहन सहन में, उसके पहनावे में, उसके खान पान में जो चेंजेस आते हैं ना, यही हमारे क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक वो कितना खा रहा है, ठीक है, कितना पी रहा है, कितना सो रहा है, उसको अंक के रूप में निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? हमारा मात्रात्मक कहलाता है। अब मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन की कुछ विशेष
विशेषता है जिसके आधार पे हम बालक का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। वैधता, वैधता कह रहे हैं अभिप्राय सापेक्षता को वैधता कहते हैं। यह उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। वैधता का मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने गया मार्केट से, ठीक है, मान लीजिए सुबह का समय है, पापा, मान लीजिए आपके पापा चाहे बड़े भाई माता जी किसी ने क्या किया कि जाओ तुम दूध लेते आओ 1 लीटर, ठीक है, या आधा केजी जलेबी लेते आओ, ठीक है, या रसगुल्ला लेते आओ, कोई चीज़ आप उससे मंगवा रहे हैं मार्केट से, ठीक है ना। अगर आपने मान लीजिए चीनी के लिए भेज दिया, किसके लिए भेज दिया भैया, चीनी के लिए, कि जाओ चाय बनाने के लिए बेटा आधा केजी चीनी लेके आओ, चाहे 1 किलो चीनी लेके आओ। बालक गया दुकान पे, लड़का क्या करेगा, दुकान पे जाएगा, दुकान पे जाने के बाद दुकानदार से बोला भैया हमको 1 केजी चीनी दे दीजिए। तो आपने कितना चीनी मांगा भैया, 1 किलो। कितना मांगा 1 केजी आपने गया क्या ले लिया, चीनी। तो चीनी लेके आप वापस आ गए। तो जो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 या 2 या 3, जो 1 किलो 2 किलो या 3 किलो आप चीनी लेके आए हैं, ये 1 किलो 2 किलो ये क्या हमारा मात्रात्मक, क्या है, मात्रात्मक। चीनी कैसी होती है, चीनी कैसी होती है, मीठी होती है, इसका रंग सफ़ेद होता है, तो वो क्या हो गया, गुणात्मक। तो गुणात्मक का मतलब होता है कि रंग रूप आकार, रंग रूप आकार, जो जिसके रंग रूप आकार होते हैं वही क्या होता है, गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब क्या होता है, किलो मीटर लीटर, ठीक है, मात्रात्मक। 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी 3 किलो चीनी ये जो दिया गया मात्रात्मक है। अब यहाँ पे चीनी हो गया, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, दूध हो गया, यहीं पे मान लीजिए क्या होगा, रसगुल्ला हो गया, ठीक है, क्या हो गया भैया, रसगुल्ला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चीनी कैसी होती है भैया, सफ़ेद, चीनी कैसी होती है, सफ़ेद, ठीक है, चीनी सफ़ेद। और कैसी होती है, मीठी होती है। रसगुल्ला भी क्या होता है, सफ़ेद होता है, और कैसा होता है, मीठा होता है। दूध भी क्या होता है, सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद। और कैसा होता है, ये द्रव के रूप में होता है, ठीक है, ये भी मीठा होता है। तो जो ये मीठा है, सफ़ेद रंग का है, ये क्या है, इसके गुणात्मक पक्ष हैं। और जो 1 किलो 2 किलो 3 किलो ये क्या है, इसका मात्रात्मक है, ये क्या है, गुणात्मक है। मात्रात्मक गुणात्मक समझ में आ गया। तो पहली बात है वैधता। वैधता का सेंस ये होता है कि चीनी हम किस लिए मंगवा रहे हैं भैया, मीठी के लिए। दूध किस लिए मंगवा रहे हैं, कि दूध कैसा हो, मीठा हो। रसगुल्ला कैसा हो, मीठा हो, और कैसा हो, सफ़ेद हो। तो जिस चीज़ के लिए हम जो चीज़ मंगवाते हैं वो उसकी पूर्ति करता है, तब तो क्या है वो, वैधता। हमने दूध मंगवाया, क्या मंगवाया, दूध मंगवाया, 1 लीटर दूध आ गया भैया घर में, ठीक है। दूध को हमने देखा उठा के, जैसे गांव में लोग नाखून पर रख के दूध को चेक करते हैं, अगर नाखून से गिर जाता है तो लोग कहते हैं दूध में पानी मिला हुआ है, अगर नाखून पे टिका रहता है तो लोग कहते हैं दूध अच्छा है। तो हमने क्या किया, नाखून पे दूध रखा, दूध रख को चेक किया तो दूध क्या है, पतला है। तो अगर दूध जैसा हम लिए, अगर चीनी मीठी है तो उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, ठीक है ना। दूध चाय बनाने योग्य है, चाहे रसगुल्ला मीठा है, तो सफ़ेद है, तो क्या कर रहा है, उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो उसमें क्या है, वैधता। वैधता का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए जो वस्तु खरीदी जाए, चाहे लाई जाए या पढ़ाई जाए या सिखाई जाए या बताई जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं। अगर उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वैधता होगा, अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं करे तो वैधता नहीं, वैध नहीं है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है जिस चैप्टर को, उस चैप्टर से अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं, तो समझ लिए कि उस चैप्टर से जो क्वेश्चन बने वो क्या है, क्वेश्चन मान्यता प्राप्त होंगे, वैध होंगे। तो वैधता का सेंस यही होता है कि जिस चीज़ के लिए जो वस्तु खरीदी जाए उसका वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, इस बात का पता लगाना क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। आगे आ जाइए, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ होता है अविचलता। विश्वसनीयता का अर्थ होता है अविचलता। अविचलता का मतलब होता है कि अपने मार्ग से विचलित नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में, चाहे तूफान आए चाहे बाढ़ आए, उससे मतलब नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अगर आप विचलित नहीं हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, विश्वसनीयता। आप पे विश्वास है कि आप ये काम भले भांति अच्छे पूर्वक क्या करेंगे, पूरा करेंगे, आपके ऊपर चाहे आपातकालीन ही क्यों ना आ जाए,
ठीक है। हर परिस्थिति में समान रिजल्ट देना ही क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। अब इसको समझिए ध्यान से। बालक को हमने मार्केट में भेजा था जलेबी मान लीजिए लेने के लिए, ठीक है, या रसगुल्ला लेने के लिए, या चीनी या दूध कुछ लेने के लिए भेजा। हमने भेज दिया उसे रसगुल्ला लेने के लिए। रसगुल्ला गया या गुलाब जामुन गया, बालक मार्केट से 1 केजी गुलाब जामुन ले लिया, ठीक है, या रसगुल्ला ले लिया। रसगुल्ला लेके उसने घर आया, पापा ने भेजा मार्केट, हम गए मार्केट, मार्केट से रसगुल्ला लेके आ गए 1 केजी। रसगुल्ला लाने के बाद या जो भी मंगवा गया उसको लाने के बाद हमने ला दिया। 1 किलो का है तो एक तो मात्रात्मक हो गया, रसगुल्ला हमारा गुणात्मक हो जाएगा। रसगुल्ला हमने लेके आया, पापा ने या मम्मी ने रसगुल्ला उठा क्या किया? चेक किया। उसने रसगुल्ले को खाया। रसगुल्ला खाने के बाद कैसा लग रहा था? कड़वा। अगर कड़वा लग रहा है तो वैधता नहीं है, अगर मीठा लग रहा है तो वैध है, क्योंकि मीठा के लिए हम रसगुल्ला मंगवाए थे तो रसगुल्ला मीठा लगता है तो वैध है। अब विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि चाहे आप जाएं, चाहे आपके परिवार से कोई जाए, चाहे मोहल्ले से कोई जाए उस दुकान पे, सबको एक ही भाव में अगर वो रसगुल्ला दे रहा है या चीनी दे रहा है या दूध दे रहा है एक ही भाव में, तो उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीयता। प्रत्येक स्थिति में जिसका मान बदले कभी नहीं, वही क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। हमने बड़े बच्चे को भेजा तो उसको भी उसी रेट में मिला, छोटे बच्चों को भेजा उसको भी उसी रेट में मिला, मोहल्ले का कोई लड़का गया उसको भी उसी रेट में मिला, तो मतलब वो दुकानदार क्या है? विश्वसनीय है, ठीक है। वो दुकानदार क्या है? विश्वसनीय है। तो विश्वसनीयता का मतलब समझ में आ गया है, हर परिस्थिति में समान रिजल्ट देने वाले को ही क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। आइए वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या कहता है? वस्तुनिष्ठता ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप अपना कुछ दिमाग नहीं लगा पाए। वस्तुनिष्ठता जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है, आप कितना भी सोच लीजिए लेकिन आंसर में विकल्प एक ही चूज़ करना होगा। मिलान वाले प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न, ठीक है, अभिसारी प्रश्न, ये सारे क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है। बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे आते हैं व्यापकता। व्यापकता कहता है क्षेत्र का संकुचित नहीं होना। व्यापकता का मतलब होता है क्षेत्र का संकुचित नहीं होना। शैक्षिक, शैक्षिक पूरा संपूर्ण विकास, बालक का संपूर्ण विकास का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? व्यापकता। व्यापकता का मतलब होता है मैंने रसगुल्ला लाया तो रसगुल्ला मीठा भी होना चाहिए, रसगुल्ला वाइट भी होना चाहिए, रसगुल्ला जितना मंगवाएं उतना होना चाहिए। तो इसका व्यापक रूप से किया जाता है क्या? अध्ययन। उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन के क्षेत्र में आता है। विभेदीकरण का अर्थ क्या होता है? विभेदीकरण का मतलब होता है 2 चीज़ों में तुलना करना। हमने 2 दुकान से रसगुल्ला लाया, मैंने चेक किया किसी का रसगुल्ला मीठा है, किसी का रसगुल्ला थोड़ा कम मीठा है, ठीक है, किसी का रसगुल्ला एकदम बिल्कुल वाइट है, किसी का थोड़ा सा कलर डाउन है, तो इन दोनों के बीच में अंतर करना ही क्या कहलाता है? विभेदीकरण, ठीक है। इसको तुलनात्मक भी कहते हैं, भेद करना भी कहते हैं, ठीक है, अंतर करना भी कहते हैं एक दूसरे में, तो विभेदीकरण। तो सारी बातें समझ में आप आ गई आपको कि मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार सुनिए, मापन जिसे मात्रात्मक रूप में ध्यान देते हैं और मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक रूप में ध्यान देते हैं, ठीक है। मापन में केवल मात्रात्मक, मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष को देखते हैं। मूल्यांकन में शैक्षिक शैक्षिक पक्षों को देखते हुए हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वैधता का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए जो सामान खरीदी जाए उसकी पूर्ति कर रहा है कि नहीं। विश्वसनीयता का सेंस ये होता है कि एक ही दुकान पे पूरे मोहल्ले के लोग जाएं, चाहे मेरे फैमिली के लोग जाएं, सबको एक ही सामान, मतलब एक ही भाव से अगर सामान दे रहा है, एक ही प्राइस से सबको सामान दे रहा है, तो विश्वसनीयता है। वस्तुनिष्ठता मतलब जो सामान दे रहा है वो एक ही सामान सबको दे रहा है। ये नहीं कि पांडे जी आए तो उनको अलग रसगुल्ला दे दिए, ठीक है, मिश्रा जी आए चाहे कोई अलग अलग आ रहा है तो सबको अलग अलग रसगुल्ला 4 वैरायटी के बांध के रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही भाव, एक ही रसगुल्ले, ठीक है। जब सबको एक ही चीज़ दी जा रही है तो वस्तुनिष्ठता। और हमने व्यापक का मतलब बताया, पूरे पक्षों को ध्यान में रखते हुए। विभेदीकरण का मतलब होता है तुलना करना, अंतर करना, दोनों में विभेद करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमको ये पता चले कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है।
ताकि मैं समझाने के अपने तौर तरीके अपने शिक्षण वीडियो में चेंजेस लाऊं, जिससे आपको और आसानी पूर्वक समझा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।